हेलो फ्रेंड्स, आज ये लास्ट वीडियो है GOC1 का। अपन ने सारे कंसेप्ट सीख चुके हैं, अपन सारे क्वेश्चन कर रहे हैं और सारे क्वेश्चन बन भी रहे हैं उसी कंसेप्ट से। कोई नया कंसेप्ट अपन ला नहीं रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद में आप GOC2 के वीडियोस जो कि मेरी प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं, मैंने लास्ट ईयर नीट के एग्ज़ाम से जस्ट पहले करवाई थी, सफिशिएंट है वो। आपको देखने हैं सारे वीडियो GOC2 के। जैसे ही आपके GOC2 के वीडियोस ख़त्म हो जाएंगे, मैं दोबारा से वापस आ जाऊँगा यूट्यूब पे और आपको GOC2 के क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। और मतलब एक बार GOC2 आपका ख़त्म हो जाए फिर उसके क्वेश्चन करें बहुत सारे। हालांकि मैंने उस वीडियोज़ में भी क्वेश्चन काफ़ी करवाए हैं, फिर भी अपन जितनी एक आध मॉड्यूल के किसी भी मॉड्यूल के क्वेश्चन सारे उठा करके मैं खुद आपके साथ सॉल्व करने वाला हूँ। तो इसके लिए मैं आपको टाइम देता हूँ कि आप फरवरी तक में, मतलब कि 10-15 फरवरी तक आप आराम से ये अभी ख़त्म हो जाएगी ऑर्गेनिक। मतलब अगर आप GOC2 के वीडियोस देखोगे तो मेरी तरफ से तो ख़त्म ही है पूरी। आज सिर्फ आइसोमेरिज्म की वीडियोस रहेंगी, तो मैं अल्टरनेटिव डे पे आपको आइसोमेरिज्म की वीडियोस डाल दूंगा, तो वो हो जाएंगी। उसके 6 वीडियोस आने हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से आ जाएंगे। 2 वीडियोस मैंने रिकॉर्ड कर लिए और 4 वीडियोस मुझे और रिकॉर्ड करने हैं, जो मुझे कोई टाइम नहीं लगेगा ज़्यादा, एक दिन में भी कभी रिकॉर्ड कर लूँगा। और उसके बाद में अपन कुछ पूरे फिर मेरे एग्ज़ाम आ जाएंगे करीब 1 फरवरी से लेकर के 12 फरवरी तक। तो उसके लिए मैं 10 दिन तो वो एग्ज़ाम के, और थोड़ा उससे पहले 20 दिन पहले करीब, मतलब GOC आपकी आइसोमेरिज्म ख़त्म होने के बाद में थोड़ा सा गैप रहेगा बीच में। और उसके बाद में अपन रोज़ एटलीस्ट 2 दिन में एक पेपर सॉल्व करेंगे केमिस्ट्री का, फुल सिलेबस, जिसमें ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल सब कुछ होगा। मतलब 2 दिन में एक पेपर मैं आपको सॉल्व करवाने वाला होऊंगा, मतलब 45 क्वेश्चन। वो पता ही है एक वीडियो में। और अगर मान लीजिए 1 घंटे का वीडियो रहा, तो एक दिन में एक पूरा पेपर सॉल्व हो जाएगा अपना, जिसमें मिक्स्ड क्वेश्चन होंगे फुल सिलेबस का। ऐसा मैंने प्लान किया है। और आपका भी कोई सजेशन हो तो आप वीडियो के कमेंट में दे सकते हो। अभी अपन क्वेश्चन शुरू करते हैं, ठीक है। आपकी सजेशन वगैरह हो या फिर कोई कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो आराम से। और टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हो और व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हो। अगला पहला क्वेश्चन है अपने पास में, और C1 और C2 में अपने को बताना है कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है। तो हाइब्रिडाइजेशन मैंने कहा पता रखा है, कंसेप्ट सीधा सिंपल सा होता है कि इसमें कितने बॉन्ड बना रखे होते हैं। तो यहाँ देखोगे इसने C और हाइड्रोजन को आप एक सिग्मा बॉन्ड ही काउंट कर लो, क्योंकि वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है। उसके बाद ये कार्बन और नाइट्रोजन हमेशा ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है, साइनाइड में आपको पता है। तो किसने कितने बॉन्ड बनाए हैं वही इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है। इसने, इस वाले कार्बन ने, जो 2 नंबर कार्बन है, इसने 3 बॉन्ड बना रखे हैं एक आगे। अभी डबल बॉन्ड को एक ही बॉन्ड काउंट करना है, क्योंकि इसमें एक तो सिग्मा है और एक पाई है, और हाइब्रिडाइजेशन में अपन पाई बॉन्ड को कैलकुलेट नहीं करते हैं, तो अपन सिर्फ सिग्मा काउंट करेंगे। तो इसने टोटल 3 बॉन्ड बनाए हैं, 3 मतलब sp2, एक S और 2 P, तो sp2 हो गया। और 1 नंबर कार्बन ने क्या बना रखा है, इसने एक बॉन्ड तो ये पीछे वाला और एक ये ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड को एक बॉन्ड ही काउंट करेंगे, क्यों? क्योंकि इसमें एक तो होगा सिग्मा और 2 होंगे पाई। पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करते हाइब्रिडाइजेशन में। तो सिग्मा बॉन्ड तो इसने 2 ही बनाए हैं, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp। तो 1 नंबर का तो हो गया sp और इसका हो गया sp2, तो ऑप्शन जाएगा थर्ड। अगला क्वेश्चन, सबके हाइब्रिडाइजेशन बताने लेफ्ट टू राइट। चलिए, इसने कितने बॉन्ड बना रखे, एक ये और 3 हाइड्रोजन के साथ में sp3, 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 sp3। फिर इसने कितने बना रखे, इसने 2 बॉन्ड बना रखे, 3 सॉरी, एक आगे एक पीछे और एक हाइड्रोजन के साथ में। 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2, 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 ये तो हट गया। अब इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें सब में sp2 ही है। इसको चेक करते हैं, इसने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, इसने भी 3 बॉन्ड बना रखे हैं, एक आगे एक पीछे एक हाइड्रोजन के साथ में, तो sp2, तो ये वाला नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद में इसने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, इसने 2 बॉन्ड बना रखे हैं, एक आगे एक पीछे, तो इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp, 2 में sp, तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आ गया। चलिए, एसिडिक नेचर का पूछ रहा अपने से ऑर्डर। अब यहाँ पे कोई भी कंसेप्ट नहीं लगेगा। दिक्कत क्या है, देखो अपने को पता है अल्कोहल, और ये मतलब एक अपने को बेसिक समझ होनी चाहिए ना वो। अब देखो ये तो अमीन है, और अमीन तो बेसिक होती है, जब ये बेसिक है तो इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी तो सबसे कम होगी, तो ये ये वाला सबसे पीछे रहना चाहिए, तो इसमें पीछे है एक में ही। और अल्कोहल और थायो अल्कोहल में से थायो अल्कोहल ज़्यादा एसिडिक होता है। क्यों ज़्यादा एसिडिक होता है, उसका रीज़न तो ये होता है कि CH3O नेगेटिव, ये भी हाइड्रोजन देगा और ये भी एक हाइड्रोजन देगा। मतलब एसिड का मतलब क्या होता है, जो हाइड्रोजन दे। हाइड्रोजन देने के बाद जो एनायन बना है नेगेटिव, वो कौन सा वाला ज़्यादा स्टेबल है,
अब आप देखोगे ये तो क्वेश्चन हो गया ग्रुप का, और ग्रुप में नेगेटिव चार्ज जो बड़ा होता है ना साइज़ में, उसके ऊपर में स्टेबल होता है। तो यहाँ सल्फर के ऊपर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा, तो इसका जो, इसको बोलते हैं H+ देने के बाद में जो बचता है ना, उसे बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। हालांकि अपने ऑर्गेनिक में काम की चीज़ें नहीं है, तो इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। तो कॉन्जुगेट बेस जिसका स्टेबल होगा वही अच्छा एसिड होता है। तो वैसे आप ये डायरेक्ट याद रख सकते हो, थायो अल्कोहल अल्कोहल से ज़्यादा अच्छा एसिड होता है, और NH2 तो बेसिक था। बोलता है मोस्ट हाईली आयोनाइज्ड। आयोनाइज्ड का मतलब क्या है कि अच्छे से आयन दे दे। अब ये क्या आयन देगा, एक ही पूरा का पूरा, मतलब जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है R नेगेटिव, और एक देगा H पॉजिटिव। मतलब मोस्ट हाईली मतलब जो आसानी से H+ दे सके, आयन दे सके। आयन कौन सा, H+ आयन। और जो आसानी से H+ आयन दे देगा वो क्या होगा, वो अच्छा एसिड होगा। तो अगर आयोनाइज्ड पूछेगा ना, तो इसका मतलब भी आपसे इनडायरेक्टली वो एसिडिक स्ट्रेंथ ही पूछ रहा है। वापस में से देखोगे, इसमें ये सब सीरीज तो कॉमन है, पूरा सब कुछ कॉमन है ना। अब इसके ऊपर में आप देखोगे, इसके ऊपर में एक Cl लगा हुआ है, इस कार्बन के ऊपर में, इसके ऊपर में एक Cl लगा है, इसमें Cl के ऊपर 2 Cl लगे, इसमें इसके ऊपर में पीछे वाले के ऊपर में Cl लगा है, और इसमें यहाँ Cl लगा है। तो पहले देखेंगे डिस्टेंस। अब यहाँ सीधी सी बात है ना, कोई प्लस आई माइनस आई नहीं लग रहा, क्यों, क्योंकि यहाँ रेजोनेंस नहीं है, तो प्लस आई माइनस आई लगेगा नहीं। तो सिंपल सी बात है, और सारे के सारे एसिड है, तो वो भी अपन नहीं लगा सकते ना कि एसिड और फिनॉल से ज़्यादा, एसिड फिनॉल से ज़्यादा एसिडिक होता है, वो प्रॉपर्टी भी अपन लगा नहीं सकते। हाँ, तो वो प्रॉपर्टी भी नहीं लगा सकते। जब वो प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते, तब अपन लगाएंगे डिस्टेंस नंबर ऑफ पावर वाला फॉर्मूला। तो पहले देखेंगे डिस्टेंस, इसमें दूसरे कार्बन पे लगा, इसमें भी दूसरे कार्बन पे लगा, इसमें तीसरे पे है, और इसमें चौथे कार्बन पे। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का अगर ऑर्डर निकालेंगे ना, तो सबसे ज़्यादा होगा, देखिए सबसे ज़्यादा क्या होगा, इसमें है डिस्टेंस, इनमें अगर सेम डिस्टेंस पे, पर इसमें डिस्टेंस के बाद नंबर देखेंगे तो यहाँ 2 ग्रुप हैं या 1 ग्रुप है, तो 2 नंबर वाला सबसे ज़्यादा एसिडिक, फिर 1 नंबर वाला, फिर 3 नंबर वाला, फिर 4 नंबर वाला। अगर ऑर्डर पूछता तो ये होता। अब यहाँ पूछा हाईली आयोनाइज्ड मतलब सबसे अच्छा एसिड, तो कौन सा आया, तो सबसे आगे है 2 नंबर वाला। अगला है एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछ रहा है अपने से। तो इन सब में कॉमन क्या है, ये एक CH3 कॉमन है, यही कॉमन है। उसके बाद में देखोगे आप, तो इनके ऊपर में NO2 ग्रुप लगे सब में। NO2 क्या लगाते हैं आपके, -I। अब जितने ज़्यादा आयन NO2 होंगे, उतना ज़्यादा -I होगा। पहले देखोगे डिस्टेंस, तो डिस्टेंस तो सब में एक ही कार्बन है, क्या ही डिस्टेंस देखे, उसी कार्बन पे अटैच है। उसके बाद नंबर देखोगे, जिसमें ज़्यादा नंबर में NO2 होंगे, जिसमें ज़्यादा नंबर में NO2 होंगे, वो ज़्यादा आपका -I दिखाएगा। तो इसमें कितने NO2 है, 1 2 3 NO2 है, तो फोर्थ वाला सबसे अच्छा एसिड होगा। इसको हटा दो, इसको हटा दो, फोर्थ वाला सबसे आगे। उसके बाद में सेकंड वाले में 2 है, तो सेकंड वाला। अब इसमें एक NO2 है, इसमें भी एक NO2 है, तो इसमें लग रहा -I, इसमें भी लग रहा -I, बट इसमें एक CH3 और है, वो आपका लगा रहा है +I। तो -I तो एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है, बट +I डिक्रीज करता है। तो थर्ड वाला सबसे पीछे चला जाएगा, क्यों, क्योंकि -I तो दोनों में कॉमन था, चलो। बट इसमें CH3 एक्स्ट्रा जो +I लग रहा है, और +I एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करता है। अगला क्वेश्चन, मोस्ट बेसिक, ठीक है, मोस्ट बेसिक पूछा आपने से। तो यहाँ पे वो कोई लगेगा नहीं, क्योंकि सबके सब एमीन है और सबके सब एलिफेटिक है। अब आप इसमें देखोगे, जिसमें आपको लगा पता है कि बेसिक स्ट्रेंथ जो होती है +I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो जितने ज़्यादा मिथाइल ग्रुप होंगे, उतना ज़्यादा +I लगेगा, उतना ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगी। तो इसमें ज़्यादा मिथाइल ग्रुप लग रहे हैं, आपको दिख रहे हैं ना, मिथाइल ग्रुप ज़्यादा लगे हुए हैं, ये 2 हैं, फिर CH हैं, 2 मिथाइल ग्रुप का +I लग रहा है, या एक मिथाइल का ग्रुप का +I लग रहा है, या कोई +I नहीं है, यहाँ तो ये एमीन है, सिंपल अमोनिया। तो यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा बेसिक होगा। आगे बात समझ में, क्योंकि पहले अपन फिक्स पैटर्न में ऑर्डर लगाते हैं, वो सारे के सारे एलिफेटिक एमीन है, तो वो पॉइंट काम नहीं करेगा। उसके बाद में आप +M -M भी नहीं लगा सकते, रेजोनेंस नहीं है, और फिर वही लगाना पड़ेगा बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू +I, और जितने ज़्यादा ग्रुप उतना ज़्यादा +I। अरेंज द फॉलोइंग करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ में इनको अरेंज करना है। फिर से वही बात आ गई, इसमें सब कुछ अलग अलग दे दिया है, तो अपने पास फिक्स ऑर्डर होता है ना, वो एल्कोहल और थायो अल्कोहल में से थायो अल्कोहल ज़्यादा एसिडिक होता है, तो फर्स्ट और सेकंड में से फर्स्ट ज़्यादा होगा, फर्स्ट और सेकंड में से फर्स्ट ज़्यादा होगा एसिडिक। तो फर्स्ट और सेकंड में से फर्स्ट ज़्यादा होगा, ये तो उल्टा बता रहा है, इसको हटाओ। फर्स्ट और सेकंड, ये भी उल्टा बता रहा है, इसको हटाओ। ये सही बता रहा है, फर्स्ट और सेकंड में से, लेकिन सीधी सी बात है, ये बेसिक है, ये तो बेस है। थर्ड वाला कभी सबसे आगे आएगा क्या, कभी आगे नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों तो एसिड है और ये तो बेस है,
तो बेस तो पीछे रहना चाहिए ना, थर्ड और फोर्थ तो बेस है, तो वो पीछे रहने चाहिए थे। ओके, आगे आंसर। अगला क्वेश्चन बोलता है कौन सा रेजोनेंस है। तो पहली बात मैं बता दूँ आपको, रेजोनेंस के बारे में अपन इतना ही पढ़ा था। एक तो रेजोनेंस रेजोनेटिक पेयर की स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी के बारे में बात की थी, और एक कौन सा रेजोनेंस शो करता है, बस इतना अपन ने पढ़ा था। ठीक है, और एक रेजोनेंस की बेसिक सी डेफिनेशन अपने को पता है कि रेजोनेंस में कभी भी एटम का ट्रांसफर नहीं होता है। ठीक है, अगर यहाँ देखोगे ना तो यहाँ हाइड्रोजन था ही नहीं और यहाँ हाइड्रोजन आ गया, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एटम का ट्रांसफर हुआ है, और रेजोनेंस में कभी भी एटम का ट्रांसफर नहीं होगा। तो ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर नहीं है। यहाँ देखोगे ये बोल रहा है, तो मैं बता दूँ आपको, और उसके बाद में ये पहली बात, और जितने भी बॉन्ड होते हैं ना वो भी बराबर रहते हैं सब स्ट्रक्चर्स में। इसमें बॉन्ड देखो 2 थे, इसमें 3 हो गए, तो ये भी नहीं है। ठीक है, इसमें 3 बॉन्ड थे, इसमें इसमें 4 थे, इसमें 3 हो गए, ऐसा भी नहीं होगा। इसमें देखिए आप, ये वाले रेजोनेंस है, ये वाली रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स हैं। नेट चार्ज जितना, इस पर नेट चार्ज कितना था 0, तो इसमें भी प्लस एक माइनस 0 हो गया। और इसमें जितने बॉन्ड थे ना लेफ्ट वाले में, उतने के उतने राइट वाले में भी हैं, तो बॉन्ड बराबर होंगे, एटम का ट्रांसफर नहीं होगा। बस एक बेसिक सी डेफिनेशन होती है, वही अपने को याद हो तो अपना क्वेश्चन हो जाता है। अगला है रेजोनेटिक स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी। हालांकि मैंने आपको स्टेबिलिटी के लिए क्या बोला था कि पहले चार्ज्ड और नॉन चार्ज देखोगे, न्यूट्रल, चार्ज्ड और न्यूट्रल वाला पॉइंट पहले देखोगे, तो न्यूट्रल वाला ज़्यादा स्टेबल होता है। ये फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, यहाँ पे तीनों के तीनों चार्ज है, इस पर भी चार्ज लगा है, इस पर भी चार्ज लगा है, इस पर भी चार्ज लगा है, तो इस पॉइंट से क्वेश्चन होगा नहीं। फिर दूसरा पॉइंट अपना क्या था, दूसरा था ऑक्टेट कंप्लीट। ऑक्टेट कंप्लीट और इनकम्प्लीट में से कंप्लीट वाला ज़्यादा स्टेबल होता है। तीसरा पॉइंट क्या था, नेगेटिव चार्ज किस पे होना चाहिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे होना चाहिए, और पॉजिटिव चार्ज किस पे होना चाहिए, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे होना चाहिए था। इस पॉइंट से क्वेश्चन नहीं हो रहा क्योंकि तीनों के तीनों चार्ज दिए। अब ऑक्टेट चेक करते हैं। कार्बोकैटायन का ऑक्टेट हमेशा इनकम्प्लीट होता है, ये भी कार्बोकैटायन है, इसका भी इनकम्प्लीट है। ठीक है, बट यहाँ पे इस नाइट्रोजन को देखोगे ना, तो नाइट्रोजन के पास में एक ये बॉन्ड बना रखा है, 2 ये बॉन्ड बना रखे हैं, कितने हो गए, 3 3, और एक हाइड्रोजन ने बॉन्ड बना रखा है, 4 बॉन्ड। 4 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इस नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है। आप बोलोगे आपने कार्बोकैटायन का चेक ही नहीं किया, नाइट्रोजन का चेक कर रहे हो। तो कार्बोकैटायन के बारे में अपन पहले लेक्चर से जानते हैं। कार्बोकैटायन के बारे में पूरी उसकी कुंडली खोल के लिख दी थी अपन ने कि इसका ऑक्टेट तो इनकम्प्लीट होता है, तो इसको इनकम्प्लीट मान लिया अपन ने पहले ही। जो अपने को पता है उसी चीज़ को तो यूज़ करेंगे डायरेक्ट। तो कार्बोकैटायन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, बट इसका है कंप्लीट। तो इन दोनों का तो हो गया, इसको ए बी और सी बोल रहा हूँ मैं। तो सी वाला ज़्यादा स्टेबल होगा ए और बी से, क्यों, क्योंकि इसका कंप्लीट है। अब अपन चलेंगे इन दोनों में कंपेयर करने में। बट यहाँ पे वो अपन कंपेयर नहीं कर पाएंगे, और इसने ऐसा पूछा भी नहीं। इसने पूछा कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सी होगी, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल तो यही होगी ना, कंप्लीट वाली। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोलता है कौन सा पेयर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के लिए अपने को तो यही पता होना चाहिए कि भाई अपने पास में कोई भी एटम का वो नहीं होना चाहिए ट्रांसफ़र वगैरह, और ये सब बराबर होने चाहिए थे। ठीक है, तो इसमें आपको देखोगे CH3 C डबल बॉन्ड ये था, और यहाँ गया, और इधर नेगेटिव आ गया। ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव था, डबल बॉन्ड बन गया, ऑक्सीजन था, CH3। इसने पूछा नॉट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है ना भाई। देखो ये तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें कोई चार्ज, नेट चार्ज इसमें भी -1 था, इसमें भी -1 है, पाई बॉन्ड का इधर उधर जा रहा है, और एटम का कोई ट्रांसफर नहीं हो रहा, तो ये तो चार्ज, ये तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। बट इसमें देखो ये दोनों स्ट्रक्चर तो आइसोमर हैं, आपको दिख रहा होगा, तो इसमें तो रेजोनेंस ही नहीं है। क्या खाली अकेले पाई बॉन्ड से रेजोनेंस हो जाएगा, नहीं होगा। अपन ने रेजोनेंस बोला था ना, वो पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा नेगेटिव, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा रेडिकल, और पाई सिग्मा पाई, ये सब होते हैं, तब रेजोनेंस होता है। यहाँ जब रेजोनेंस ही नहीं हो रहा किसी में, इस स्ट्रक्चर में रेजोनेंस हो रहा है क्या,
रेजोनेंस ही नहीं हो रहा तो ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स नहीं है। ओके, तो ये आंसर जाएगा, ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स नहीं है। अगला बोलता है नॉट अ पेयर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। फिर से वही क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो देखो ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें बॉन्ड कम ज़्यादा हो गए। मैंने बोला था ना बॉन्ड कभी भी कम ज़्यादा हो ही नहीं सकते। इसमें देखो एक पाई बॉन्ड था, इसमें दो पाई बॉन्ड आ गए। तो जब दो पाई बॉन्ड आ गए ना तो कंपाउंड ही अलग हो जाता है। तो कंपाउंड ही अलग है ना। आप रेजोनेंस में क्या कर सकते हो? बॉन्ड को इधर उधर कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन को इधर उधर कर सकते हो, चार्ज को इधर उधर कर सकते हो, बट एटम को इधर उधर भी नहीं कर सकते। तो इसी बेसिस पे अपन लोग पहचान लेते हैं। तो आंसर इसका फोर्थ गया। अगला क्वेश्चन, इन स्ट्रक्चर्स की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी। तो पहले अपन बोलते हैं न्यूट्रल वाला चार्ज वाले से ज़्यादा स्टेबल होता है। और इसमें अगर आपको दिख रहा होगा कि सेकंड वाला वाई वाला न्यूट्रल है, तो वाई वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। पहला पॉइंट आया समझ में। दूसरा आता है ऑक्टेट। दूसरा पॉइंट होता है कि ऑक्टेट कंप्लीट जिसका होता है ना, कंप्लीट वाला इनकम्प्लीट वाले से ज़्यादा स्टेबल होता है। अब यहाँ पे चेक करेंगे, इसमें दिख रहा होगा आपको कार्बोकैटायन है, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। और इसमें भी कार्बोकैटायन आ रहा है, इसका भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। दोनों का ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो गया, मतलब इससे आंसर नहीं आएगा। तीसरे पॉइंट पे चलो, नेगेटिव जो होता है ना वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे होना चाहिए, और पॉजिटिव है ना वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे होना चाहिए। अब पहले अपन बात करते हैं नेगेटिव की। इसमें इसने देखो, इसमें नेगेटिव ऑक्सीजन के ऊपर में, इसमें नेगेटिव कार्बन के ऊपर में है। और कार्बन और ऑक्सीजन में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा कौन है? ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो नेगेटिव किसके ऊपर रहना चाहिए था? ऑक्सीजन के ऊपर रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि नेगेटिव स्टेबल होता है मोरियन के ऊपर में। तो एक्स वाला आपका ज़्यादा स्टेबल होगा जेड से। फिर जेड तो आ जाएगा पीछे। देखो कंसेप्ट वही है ना, उसी से सारे क्वेश्चन हो रहे हैं। ठीक है, अगला बोल रहा है 1-मिथॉक्सी। अब ये 3-4 स्ट्रक्चर दे रखी, इसमें भी अपने को कंपेयर करना है और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को। ठीक है, और बताना सबसे कम स्टेबल कौन सी है। ये 4 देखिए, पहले अपन बात करते हैं। तो ये 4 स्ट्रक्चर देते हैं, अब इनको कंपेयर करेंगे, जो पीछे आएगी उसको सबसे आंसर लगा देंगे। सबसे पहले यही वाला पॉइंट लगाएंगे, न्यूट्रल वाली ज़्यादा स्टेबल होती है। इसमें से ये न्यूट्रल है, आपको दिख रही होगी, और बाकी तीनों चार्ज्ड है। तो फोर्थ वाली सबसे ज़्यादा स्टेबल होगी। क्यों? क्योंकि वो न्यूट्रल है। उसके बाद देखेंगे ऑक्टेट कंप्लीट और इनकम्प्लीट का पॉइंट। कोई दिक्कत नहीं है आपको। इसमें आ रहा है कार्बोकैटायन, तो इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। इस कार्बेनाइन का कंप्लीट है, इसका भी कंप्लीट है। और ऑक्सीजन जब बीच में आता है तो वो उसका भी कंप्लीट होता है। होता है कि नहीं होता है? होता है। तो 1 और 2 से कम स्टेबल होगा थर्ड वाला। क्यों? क्योंकि इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। बात आ गई ना। 1 और 2 में से अपन बाद में देख सकते हैं कि कौन ज़्यादा स्टेबल होगी कौन ज़्यादा नहीं होगी, वो बाद की बात है। बट 3 वाला तो 1 और 2 से कम स्टेबल है ना। क्यों? क्योंकि उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है और इन दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट है। तो इसका कंप्लीट है, इसका कंप्लीट है, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो थर्ड वाला पीछे आ रहा है, और अपने को वही बताना कि पीछे कौन आएगा। समझ में आ गई ना बात, कैसे अपन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी बताते हैं। ESR का ऑर्डर मैंने फिक्स GOC2 में ESR का एक फिक्स ऑर्डर बताया पहले ही वीडियो में। उसमें मैंने बताया है कि +M वाले ग्रुप को आगे रखो, -M वाले ग्रुप को पीछे रखो। तो ये +M वाला या +H वाला तो एक ही है, इसको आगे रखो। उसके बाद ये न्यूट्रल वाला आ गया, चलो न्यूट्रल को रख दो, और -M वालों को पीछे रखो, सेकेंड और 4 को पीछे रखो। ठीक है, देखो अब ये भी GOC2 का क्वेश्चन है। मेटा पे अटैक कौन करेगा? ये बोलता है मेटा पोजीशन पे अटैक कौन करता है। तो देखो ऑर्थो और पैरा पे अटैक करता है कौन? +M वाले ग्रुप। और मेटा पे अटैक करता है -M वाला ग्रुप। तो यहाँ पे देख लो -M वाला ग्रुप कौन है। एक तो ये रहा -M वाला ग्रुप, एक ये रहा -M वाला ग्रुप, और एक ये भी -M वाला ग्रुप। -M किसका होता है? जो मल्टीपल बॉन्ड होते हैं, इसके ऊपर नेगेटिव है, तो ये तो +M वाला ग्रुप है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या जाएगा? ये जाएगा। हाँ ठीक है, बस अभी तक अपन ने क्या क्वेश्चन थे जो GOC2 के थे, बट अपन GOC1 में सॉल्व कर रहे थे। एक तो ESR का ऑर्डर, जो कि ये होता है +M वाले आगे और फिर न्यूट्रल और फिर -M वाले पीछे। ये एक फिक्स ऑर्डर होता है, मैंने पूरा लिखा रखा ऑर्डर पूरा का पूरा, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन हो रहे हैं। दूसरा है ऑर्थो और पैरा पे अटैक करते हैं +M वाले, और मेटा पे अटैक करता है -M वाला।
इसी पे तो क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं सारे आपको, और ये GOC2 में मैंने डिटेल में डिस्कस किया है। डीएक्टिवेटिंग, डीएक्टिवेटिंग मतलब -M, -M इफेक्ट कौन दिखाता है? CCl3। अगला है मैक्सिमम रिएक्टिव टुवार्ड्स ESR। ये मैंने एक फिक्स पैटर्न, फिक्स ऑर्डर लिखा रखा है, अगर आप देखोगे तो वहाँ जाके देखना, मैंने ये लिखा रखा है। ऐसे जैसे जैसे ये ब्रांचेस बढ़ती है ना, वैसे वैसे ESR का ऑर्डर डिक्रीज होने लगता है, और ये ऑर्डर मैंने आपको वहाँ लिखाया हुआ है, अगर आप वहाँ जाके देखोगे तो ESR का एक फिक्स पूरा ऑर्डर है। पहला ही वीडियो देख लो आप, समझ में आ जाएगा, उसके बाद सारे क्वेश्चन होने लग जाएंगे। अब क्या करूँ मैं, ये जो PDF बनाया गया उसमें सारे क्वेश्चन आ गए GOC के, तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। चलो इसको छोड़ देते हैं GOC वाले को, ठीक है। ये बोलता है ऑक्सीजन, अब यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। फिनॉल की बात कर रहा है, फिनॉल के ऊपर में ये OH लगा हुआ है, ठीक है। ये OH क्या इफेक्ट दिखाता है? अब देखो ये लॉन पेयर वाला है तो +M इफेक्ट दिखा रहा है, और ये जो +M दिखाते हैं, और अगर वो सिंपल है तो अपन ने इसको -I में भी तो पढ़ा था, तो +M और -I दोनों दिखाते हैं। जब अपन ने क्वेश्चन सॉल्व किया था तब भी अपन ने बातें की थी, लेकिन +M वाला ज़्यादा डोमिनेट होता है। बोलता है मीजोमेरिक इफेक्ट, मतलब कि +M इफेक्ट, ठीक है। और मीजोमेरिक इफेक्ट मतलब +M, और +M कैसे आता था, किस वजह से आता था? जब रेजोनेंस होता था ना, रेजोनेंस होता था तो +M और -M दिखाता था। जिन ग्रुप के पास में लॉन पेयर होता था +M दिखाते थे, जिनके पास मल्टीपल बॉन्ड होता था वो -M दिखाते थे। तो उसके लिए क्या ज़रूरी था? रेजोनेंस। और रेजोनेंस के लिए ज़रूरी क्या होता है? पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन। ओके, अगला क्वेश्चन फिर से ये आ गया ESR की रिएक्टिविटी। तो इसमें देखो प्लस, मैंने क्या बताया ESR में एक फिक्स तो ऑर्डर लिखा रखा मैंने उस चैप्टर में, बट यहाँ पे अपन बोल सकते हैं कि +M वालों को आगे रखो, -M वालों को पीछे रखो। तो इसमें से +M किसका लग रहा होगा? इसी का लग रहा +M, और इसको बीच में डाल दिया, जबकि इसको तो इसका लग रहा -M वाले को आगे रख दिया, तो ये तो गलत हो गया, हो गया ना गलत। इसमें देखिए, इसमें फिर से इसको हेलोजन का -I लगता है, तो इसको फिर से पीछे रख दिया, तो गलत बात है, ये भी गलत हो गया। और इसको भी यहाँ पे हेलोजन का -I है और -M वाले को पीछे आगे रख दिया, तो ये भी गलत है। ये सही ऑर्डर है। इसके पास लॉन पेयर है तो ये +M है, और ये +H है, ये +I है, ये सब ऐसा ही ऑर्डर था। और मैं बता रहा हूँ ना आपको, GOC2 का पहला वीडियो देखोगे ना तो आपको ये पूरा ऑर्डर मिल जाएगा, और ये ऑर्डर आपको रटना होता है पूरा अच्छे से, उसको मैंने बहुत डिटेल में समझाया, फिर आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। चलिए, ये भी इसी का था ना, इसीलिए इसको छोड़ रहा हूँ। अब हाइपर कंजुगेशन में के बारे में मैंने आपको पढ़ाया कुछ भी नहीं है, क्यों? क्योंकि हाइपर कंजुगेशन अपने काम का नहीं है। मैंने सिर्फ बताया था कि आपको अल्फा हाइड्रोजन काउंट करने हैं। अब यहाँ पूछ रहा कि मोस्ट स्टेबल रेडिकल कौन सा है, तो इसको अपन तो +I से भी बता सकते हैं ना। पहले एरोमेटिसिटी देखनी, फिर रेजोनेंस देखना, फिर I इफेक्ट देखना है, ठीक है। I इफेक्ट या H इफेक्ट एक ही बात होता है। तो यहाँ पे पाई, सिग्मा और ये लॉन रेडिकल, यहाँ रेजोनेंस है, तो यहाँ रेजोनेंस है, यहाँ रेजोनेंस नहीं है, पाई सिग्मा सिग्मा रेडिकल, तो ये रेजोनेंस नहीं है। पाई सिग्मा और रेडिकल, यहाँ पे भी रेजोनेंस है, यहाँ रेजोनेंस है। रेजोनेंस के साथ साथ में यहाँ सिर्फ रेजोनेंस है, रेजोनेंस के साथ साथ में इधर से भी +I आ रहा है ऊपर मिथाइल का, इधर से भी इस पूरी चैन का +I आ रहा है, तो 2 +I लग रहा है, जबकि इसमें कुछ भी नहीं लग रहा है, तो +I आ रहे हैं 2, और एक रेजोनेंस है। तो फर्स्ट वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल है, फिर थर्ड वाला है, फिर उसके बाद फोर्थ वाला। क्यों? क्योंकि इसमें 3 ग्रुप के +I लग रहे हैं, 3 +I लग रहे हैं, और इसमें इस डबल बॉन्ड का -I लग रहा है, और इधर से +I लग रहा है। तो ये तो आपको समझ में आया होगा ना कि थर्ड वाले में 3 +I लग रहे हैं, फिर भी उसको फोर्थ वाले को फिर भी पीछे रखा। क्यों? क्योंकि अपना क्वेश्चन करने का तरीका ये होता है, पहले एरोमेटिसिटी, फिर रेजोनेंस, फिर इंडक्टिव इफेक्ट देखते हैं। ये बोलता है हाइपर कंजुगेशन कौन दिखाएगा, तो इनकी अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे ना तो किसके पास अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वो दिखाता है, फिनॉल। फिनॉल तो ऐसा होता है, इसके पास कोई ऑक्सीजन है और यहाँ पे कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है।
इथाइन, इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इथेनॉल, इसके पास भी कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। प्रोपीन, देखो अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, डबल बॉन्ड को ढूंढो, इसके अलावा जो कार्बन होगा उसे बोलेंगे अल्फा कार्बन, और उससे जुड़े हुए हाइड्रोजन को बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। तो ये हो जाएगा आपका अल्फा कार्बन, और इससे जुड़े हुए 3 अल्फा हाइड्रोजन होंगे। जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो हाइपर कंजुगेशन दिखाता है। हाइपर कंजुगेशन को अपन जब टॉटोमेरिज्म में करेंगे ना तो साथ में अपन अच्छे से समझेंगे, वहाँ समझ में आ जाता है। अगला है मोस्ट स्टेबल एल्कीन। हाँ, ये एल्कीन का जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है ना, वो एक फिक्स पैटर्न स्टेबल होता है। आपको पता ही होगा, जिसके पास में इसके पास देखो ये डबल बॉन्ड है, और इससे जुड़ा हुआ जो भी कार्बन होगा उसे अल्फा कार्बन बोलेंगे, और इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है। इसके पास ये अल्फा कार्बन और इससे जुड़ा हुआ 1 अल्फा हाइड्रोजन है। इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, ये हैं C2H5, मतलब कि ऐसे होगा CH2 और फिर CH3। इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास 0 अल्फा हाइड्रोजन है। तो जिसके पास ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो ज़्यादा स्टेबल होगी। तो सेकंड वाले के पास में ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन है, वो ज़्यादा स्टेबल है। अगर ऑर्डर पूछता तो वही होता, पहले सेकंड वाला, और उसके बाद में थर्ड वाला, उसके बाद में फोर्थ वाला, उसके बाद में 1 वाला। ये इसका ऑर्डर होता है स्टेबिलिटी का। जिसके पास ज़्यादा स्टेबल अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन कैसे काउंट करोगे, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, और उसके ऊपर जितने भी हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। और जिसके पास जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो ज़्यादा स्टेबल होगा। आसान है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। अगला क्वेश्चन है एरोमेटिसिटी का। हाइड्रोजन अटैच टू sp3 कार्बन इन साइक्लोपेंटाडाइइन। पहले साइक्लो मतलब रिंग बनेगी, और वो भी 5 कार्बन की, तो ये साइक्लोपेंटा हो गया, साइक्लोपेंटा है। और डाइइन का मतलब है डबल बॉन्ड है इसमें, और इसमें sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन यही है। sp3 मतलब जिसके पास में 4 बॉन्ड बना रखे होंगे। ये इस कार्बन की बात कर रहा है, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है। बाकी जो भी कार्बन है ना, इनमें देख लो आप, इनमें ये सब सारे के सारे कार्बन जिसके पास भी एक डबल बॉन्ड होता है ना, उसका हाइब्रिडाइजेशन हमेशा sp2 ही होता है। तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अब बोलता है ये जो इसके पास जो हाइड्रोजन है ना, इस हाइड्रोजन को हटाना है। पहली बात समझ में आई आपको, साइक्लोपेंटाडाइइन की स्ट्रक्चर बनाई, और उसके बाद में बोला उसमें sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। उसमें आपको पता ही होगा, जिसके पास में मतलब ये कार्बन जिसके पास डबल बॉन्ड होगा ना, वो कभी भी sp3 हो ही नहीं सकता। तो बचा वही अकेला, तो वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो गया। sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, इसको आप उससे रिमूव करना है। क्या करना है, रिमूव करना है। रिमूव करोगे तो किस फॉर्म में रिमूव होगा, देखो इसको रिमूव करोगे ना तो आपके पास में क्या स्ट्रक्चर बन सकती है, या तो बन जाएगी ऐसी स्ट्रक्चर, H+ देते ही इसके पास में आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इस पर पॉजिटिव आया है, तो हाइड्रोजन के ऊपर क्या आया होगा, नेगेटिव चार्ज। हो सकता है ये इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए, और बाद में जो निकला ना उसके ऊपर आ जाए पॉजिटिव चार्ज। आप सोचोगे कि कौन सा बनेगा, कौन सी रिएक्शन हो पाएगी, यहाँ से हाइड्रोजन किस फॉर्म में निकलेगा, इस फॉर्म में निकलेगा या इस फॉर्म में। तो पीछे जो भी बचेगा ना वो स्टेबल होना चाहिए। अगर इसको देखोगे ना तो ये है एंटी एरोमेटिक। क्या है, एंटी एरोमेटिक। मैंने AR गलत लिख दिया, देख लो आप, एरोमेटिसिटी आपको पहचान नहीं आती है, तो ये तो हो गया आपका एंटी एरोमेटिक। क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक। और इसको देखोगे तो ये है एरोमेटिक। तो जब इसका स्टेबल मतलब और जो निकला है ना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे लेवल का है, तो मैं आपको दोबारा समझा दूँ आपको कि अपने को एक पहले स्ट्रक्चर दी थी, वो अपन ने बना दी। स्ट्रक्चर बनाने के बाद में फिर अपने से पूछा गया है कि इसका जो sp3 कार्बन, तो अपने को पता है अगर डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन है तो हमेशा sp2 होता है। जो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ नहीं है वही sp3 होगा, वो एक ही कार्बन था। उस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन थे। बोला इसमें से हाइड्रोजन किस फॉर्म में रिमूव होगा, तो हाइड्रोजन या तो H+ के फॉर्म में रिमूव होगा या H- के फॉर्म में रिमूव होगा। ये तो बात पक्की है। तो जैसे ही H+ के फॉर्म में रिमूव होगा तो उसके ऊपर में दूसरे कंपाउंड जो पीछे बचेगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, और H- के फॉर्म में अगर रिमूव होता है तो उसके ऊपर में पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, अब देखो, अब जो बाद में जो बना है ना वो ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए। तो कौन सा वाला ज़्यादा स्टेबल है, जिसमें हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में निकल रहा है ना, तो कंपाउंड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, और नेगेटिव चार्ज आती है वो एरोमेटिक बन जा रहा है। एरोमेटिसिटी आपको चेक करनी आती है।
तो हाइड्रोजन किस फॉर्म में निकलना पसंद करेगा? एच प्लस। एच प्लस को क्या बोलते हैं आप लोग? प्रोटॉन बोलते हो। एच प्लस को प्रोटॉन बोलते हो। और हाइड्राइड आयन मतलब एच माइनस। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मतलब H2। हाइड्रोजन एटम मतलब H। समझ में आ गई बात? अच्छा क्वेश्चन था ना ये? ओके। अगला क्वेश्चन, एरोमेटिक कंपाउंड कौन सा है? तो ये एंथ्रासीन है और ये एरोमेटिक होता है। बाकी आपको चेक कर लो, साइक्लिक रेजोनेंस है बट 2 इलेक्ट्रॉन है, काम नहीं करेगा। सॉरी 4 इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन का नंबर 4 है। 4 पाई इलेक्ट्रॉन में एरोमेटिक नहीं होता है। इसमें भी 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, एरोमेटिक नहीं होगा। इसमें भी 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। पाई इलेक्ट्रॉन साइक्लिक रेजोनेंस सब में है। साइक्लिक रेजोनेंस होना चाहिए प्लस पाई इलेक्ट्रॉन का नंबर होना चाहिए 2, 6, 10, 14, ये सब, तब होता है वो एरोमेटिक। बता चुका मैं आपको पहले, ठीक है। बोलता नॉट एरोमेटिक। अगर आप इसमें देखोगे ना, यहाँ साइक्लिक रेजोनेंस है ही नहीं। ये पाई, फिर ये सिग्मा, सिग्मा पाई, तो यहाँ एरोमेटिक, यहाँ साइक्लिक रेजोनेंस ही नहीं है। साइक्लिक रेजोनेंस है ही नहीं। जब साइक्लिक रेजोनेंस नहीं होगा तो वो एलिफेटिक कंपाउंड होगा, ठीक है। बोलता है कौन सा एरोमेटिक कंपाउंड है? तो इसको अपन बोलते हैं पिरिडीन। पिरिडीन और पायरोल और पिरिडीन की स्ट्रक्चर्स तो मैंने आपको रटाई थी और बोला था कि ये एरोमेटिक होते हैं, चेक कर सकते हो। बाकी वालों को भी आप चेक कर सकते हो। जैसे इसको चेक करोगे तो इसमें साइक्लिक रेजोनेंस है, पाई सिग्मा नेगेटिव, इधर से भी पाई सिग्मा नेगेटिव, इधर से पाई सिग्मा पाई, तो साइक्लिक रेजोनेंस है। टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन जाएंगे 6, 2 ये और 2 नेगेटिव के 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसका आंसर जाएगा ऑल ऑफ दीज। ओके। अगला क्वेश्चन बोलता है एरोमेटिक कौन सा है? इसमें साइक्लिक रेजोनेंस ही नहीं है। देखो पाई सिग्मा सिग्मा सिग्मा, रेजोनेंस नहीं है, तो ये तो एरोमेटिक नहीं है। पाई सिग्मा पाई, और था पाई सिग्मा लॉन पेयर, ये रेजोनेंस है। पाई सिग्मा लॉन पेयर, ये रेजोनेंस है। बट अब यहाँ ऊपर देखो, नीचे तो है बट यहाँ रेजोनेंस है ही नहीं। यहाँ रेजोनेंस नहीं है। यहाँ सॉरी रेजोनेंस है पाई सिग्मा और ये लॉन पेयर। और इधर से देखोगे तो ये पाई, ये सिग्मा और ये लॉन पेयर। साइक्लिक रेजोनेंस तो इसमें है, ठीक है। तो साइक्लिक जब रेजोनेंस, तो ये वाला लॉन पेयर काउंट किया था, ये वाला भी काउंट किया था, ये वाला भी काउंट किया था, तीनों काउंट किए थे बट ये वाला काउंट नहीं किए थे साइक्लिक रेजोनेंस में। अब टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, 2, 4, 6, 8, 10, कितने आ गए? 10 इलेक्ट्रॉन आ गए। दस आ गए, तो ये एरोमेटिक हैं। अपने को एरोमेटिक पता करना था। कितना अच्छा क्वेश्चन था ये। पहले साइक्लिक रेजोनेंस ढूंढा, फिर अपने को पता, ये इंपॉर्टेंट बात थी कि इसमें से एक लॉन पेयर, 3 लॉन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और एक नहीं कर रहा है। ओके। फिर स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायंस की। तो कार्ब एनायंस की स्टेबिलिटी यहाँ पे -I की प्रोपोर्शनल और +I की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। कार्ब एनायन है यहाँ पे C6H5, यहाँ पे इसका रेजोनेंस लगेगा। C6H5 मतलब बेंजीन, मतलब रेजोनेंस। तो पहले रेजोनेंस, पहले एरोमेटिसिटी, फिर रेजोनेंस, फिर आई इफेक्ट। तो ये वाला सेकंड वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। उसके बाद में इस पर 3 +I ग्रुप लगे। +I वाला तो इसको -I को अनस्टेबल करेगा, और इस पर कोई ग्रुप नहीं है, तो फर्स्ट वाला ज़्यादा स्टेबल होगा थर्ड वाले से। क्यों? थर्ड वाला अनस्टेबल कर रहा है, +I उसका। कौन सा ऑर्डर इनकरेक्ट है? ये देखिए पाई सिग्मा पॉजिटिव रेजोनेंस है, और यहाँ 2 आई इफेक्ट लग रहे हैं, +I। इस कार्बोकेटाइन का अगर सिर्फ इसको अगर आप देख रहे हो पहले वाले को, तो इधर रेजोनेंस है और इधर आई इफेक्ट है। अपने को पता है एरोमेटिसिटी देखते हैं, फिर रेजोनेंस देखते हैं, फिर आई। तो आई वाले से रेजोनेंस ज़्यादा स्टेबल होता है, तो ये तो सही ऑर्डर है। अपने को इनकरेक्ट ढूंढना है। इसमें देखोगे तो इसमें क्या लग रहा है? इसका -I इफेक्ट लग रहा है इस पॉजिटिव के ऊपर में, और इस पर क्या लग रहा है? CH3 का +I ऑर्डर लग रहा है। तो +I वाला कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी +I की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये तो बात सही है, ये वाला भी सही दिखा रहा है। अब इसमें देखिए, इसके ऊपर में एक तरफ से +I लग रहा है, इसमें 2 तरफ से +I लग रहा है ना। तो ये वाला भी सही ऑर्डर है। जिसमें +I कम लग रहा होगा वो आपका ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि कार्ब एनायन है। तो यही आपका इनकरेक्ट होगा, थर्ड वाला, फोर्थ वाला।
क्यों होगा? क्योंकि इसमें कार्बोकैटायन है ये, और कार्बोकैटायन के बाजू वाले के पास में लॉन पेयर है। जब कार्बोकैटायन के बाजू वाले के पास कोई ग्रुप होता है पी और उसके पास लॉन पेयर होता है तो उसे बोलते हैं रेजोनेंस। याद करो, रेजोनेंस में लिखा है था, ये तो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है और इसमें सिंपल प्लस आई लग रहा है, तो ये ऐसा आना चाहिए था ना ऑर्डर। रेजोनेंस वाला तो आई इफेक्ट से स्ट्रांग होता है, स्टेबल होता है, तो यही इनकरेक्ट है। बोला लीस्ट स्टेबल, 2 प्लस आई लग रहे हैं इस पे 1 प्लस आई लग रहा है, इस पे 3 प्लस आई लग रहे हैं, इस पे ये रेजोनेंस है, तो रेजोनेंस वाला तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, फोर्थ वाला तो, फिर 3 वाला, फिर 1 वाला, फिर 2 वाला, तो सबसे लीस्ट कौन सा हो गया? 2 वाला। ऐसे ऑर्डर पूछेगा तो बता दोगे। अगला वाला क्वेश्चन बोलता है स्टेबिलिटी बतानी है, तो ये तो इसमें अगर आप देखोगे तो ये तो रेजोनेंस है और इसमें भी आई इफेक्ट लग रहा है, ये इसमें नहीं लग रहा है, इसमें 3 ग्रुप का आई लग रहा है और इसमें 1 आई लग रहा है और ये न्यूट्रल है। तो पहले तो रेजोनेंस को रखोगे सबसे आगे, तो 2 वाला सबसे स्टेबल, फिर आप रखोगे 1 वाले को, फिर 3 वाले को, फिर 4 वाले को। समझ में आई बात? ARI, जब भी स्टेबिलिटी का क्वेश्चन करो ARI, NRI नहीं होती है, NRI मतलब NRI, वैसे ही ARI, ठीक है। ऐसे याद रखो, अरे बाबा रे, है ना, या आरी काटने वाली, जब भी कार्बोकैटायन कार्बन या कार्ब फ्री रेडिकल का क्वेश्चन आए आरी लेके बैठ जाओ, ARI। मोस्ट स्टेबल, ये रेजोनेंस है, साफ दिख रहा है, ये भी रेजोनेंस है, साफ दिख रहा है आपको, साइक्लिक रेजोनेंस है और रेजोनेंस के साथ में एरोमेटिक है, मतलब ये एरोमेटिक है ना, एरोमेटिक कंपाउंड है, और ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है, और पाई सिग्मा, बट ये एंटी एरोमेटिक है, ये एंटी एरोमेटिक है, और ये पाई सिग्मा पॉजिटिव, सिंपल एलिफेटिक है और रेजोनेंस है इसमें। तो अपने को बोला मोस्ट स्टेबल, तो मोस्ट स्टेबल तो एरोमेटिक होगा, एरोमेटिक 1 और 2 में से, अगर स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछेगा ना अपने से, तो 1 और 2 में से कोई एक आगे आएगा, फिर 4 आएगा, और फिर 1 और 3 में से 4 आएगा, फिर 2 वाला। एंटी एरोमेटिक सबसे कम स्टेबल होता है, ठीक है, ये इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर आएगा। अब है ना, यहाँ पे एक बेस मतलब अपना कोई कंसेप्ट काम नहीं करेगा, जो अपन ने सीखे वो कोई कंसेप्ट काम नहीं करेगा। अब आप देखो, दोनों एरोमेटिक है, अब प्लस जरूरी किसके लिए? इसका अगर प्लस हटाओगे ना तो इसकी एरोमेटिसिटी हट जाएगी, जबकि इसका प्लस हटाओगे ना तो इसकी एरोमेटिसिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो प्लस ज़रूरी कहाँ पे है? पहले वाले में ज़रूरी है, तो पहले वाला ही उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन, अरे सीधी सिंपल सी बात है, यहाँ माइनस आई लग रहा है, यहाँ माइनस एम लग रहा है, यहाँ प्लस एम लग रहा है, ये न्यूट्रल है, और वही प्लस एम वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। ये तो फिक्स ऑर्डर होता है यार, जब बेंजीन आ जाए और ऐसे ग्रुप लगे होते हैं, यही वाला पैटर्न लगाना होता है और ऐसे आंसर निकालना होता है। माइनस आई किसका लगता है, माइनस एम किसका लगता है, प्लस एम किसका लगता है, बहुत बार बता चुका आपको। अगला फिर से वही ग्रुप आगे, ये इसको तो सबसे पीछे पटक दो, क्योंकि ये तो तीनों के तीनों रेजोनेंस में है, एरोमेटिक है, तो इनको सबसे पहले आगे रखेंगे, फोर्थ वाले को पीछे, डी वाले को पीछे रख दो, दो कोई ऑप्शन तो ऐसे ही हट गए। अब इनमें देखो, इसका लग रहा है प्लस एम और इसका लग रहा है प्लस एच, तो प्लस एम वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, तो फर्स्ट वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। बोलता मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम, मतलब यहाँ पे नेगेटिव है, ओके। तो नेगेटिव के लिए क्या होना चाहिए? माइनस एम वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है और माइनस प्लस एम वाला सबसे कम स्टेबल होता है कार्बोनियम के लिए। माइनस एम किस में लग रहा है? आसान है क्वेश्चन सारे। मोस्ट एसिडिक, अब आप देखिए, ये फिनोल है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और इसमें ये माइनस एम लग रहा है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ का बॉर्डर भी तो यही होता है ना, माइनस एम वाला सबसे आगे और प्लस एम वाला सबसे पीछे, अगर रेजोनेंस हो और ऐसे ग्रुप लगे हो माइनस एम प्लस एम वाले, तो कितने आसान क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आपको बोल रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, सीधी सी बात है ना, हाइड्रोजन तो होगा ही होगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन होंगे क्योंकि वैलेंसी अपने को 4 पूरी करनी है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। तो यहाँ सब पे हाइड्रोजन होगा, 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, यहाँ कार्बन है, इन कार्बन पे हाइड्रोजन होगा। और कौन सा हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक है? देखो हाइड्रोजन किस फॉर्म में निकलेगा? एच प्लस फॉर्म में निकलेगा, क्यों? क्योंकि एसिड की बात कर रहा है, जब एसिड की बात करते हैं तो हाइड्रोजन एच प्लस के फॉर्म में ही निकलता है, ठीक है ना। आप ये मत सोचना कि हाइड्रोजन किस फॉर्म में निकलेगा, एसिड बोला मतलब एच प्लस देने वाला, तो एच प्लस के फॉर्म में निकलेगा, तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पे भी नेगेटिव आएगा,
और यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। अब आप देखोगे यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन है, सिग्मा बॉन्ड, पाई सिग्मा और यहाँ लॉन पेयर, और इधर कोई रेजोनेंस नहीं जा रहा है, कोई रेजोनेंस नहीं जा रहा है। बट यहाँ देखोगे ना, पाई सिग्मा और रेजोनेंस नेगेटिव, इधर भी पाई सिग्मा नेगेटिव, इधर पाई सिग्मा नेगेटिव। तो इधर अगर आप देखोगे तो इसमें 2 नंबर वाले पे 2 रेजोनेंस बन रहे हैं, यहाँ पे एक रेजोनेंस बन रहा है पाई सिग्मा नेगेटिव का, यहाँ पाई सिग्मा नेगेटिव, और इधर से भी लेफ्ट से भी राइट से भी 2 रेजोनेंस बन रहे हैं, और यहाँ लग रहा माइनस आई। तो कार्बन की स्टेबिलिटी में सबसे पहले एरोमेटिसिटी नहीं है, रेजोनेंस देखेंगे, जिसमें ज़्यादा रेजोनेंस वो ज़्यादा स्टेबल। तो 2 वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर 3 वाला, फिर एक वाला, फिर 3 वाला। अच्छा क्वेश्चन था एसिडिक स्ट्रेंथ का। एच हटाना है, नेगेटिव चार्ज लगाना है, फिर नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी देखनी है। मोस्ट एसिडिक कौन सा होता है, बहुत बार बता चुका हूँ आपको, फिनॉल ये होता है। रिपीटेड क्वेश्चन आने लग गए, इसीलिए अब आगे क्वेश्चन करने का मतलब नहीं है। बेंजाइल अल्कोहल ये होता है CH2OH। फिनॉल और अल्कोहल में से तो अल्कोहल ज़्यादा एसिडिक होता है, ये बात तो पहले ही पढ़ चुके हैं अपन लोग। मेटा क्लोरोफिनॉल, तो क्लोरो क्या लगाएगा, माइनस आई, मेटा पे तो माइनस आई ही लगता है। और ये है साइक्लोहेक्सेनॉल। साइक्लोहेक्सेनॉल तो क्या होता है, ये तो अल्कोहल हो गया, सॉरी फिनॉल मैंने गलत बना दिया, अल्कोहल हो गया। तो यहाँ देखो सीधी सी बात, ये दोनों अल्कोहल है, अल्कोहल कभी भी ज़्यादा एसिडिक नहीं हो सकते फिनॉल से, होगा तो फर्स्ट और थर्ड में सही। अब यहाँ पे माइनस आई लग रहा है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ को और ज़्यादा इंक्रीज कर लेगा। ऑर्डर पूछता तो 3 फिर 1 और फिर 2 और फिर 1, सॉरी 2 और फिर 4। यहाँ ऑर्डर ही पूछ रहा आपने से, ये क्वेश्चन पहले भी अपन कर चुके। इसे पिक्रिक एसिड बोलते हैं और पूरी दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है थर्ड वाला, ठीक है। उसके बाद में इसमें लग रहा है -M, इसमें लग रहा है माइनस आई, और इसमें भी लग रहा है -M। बट याद करो, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल में ऑर्थो वाला ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए था, बट पैरा वाला ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ये रटा हुआ होना चाहिए अपने को। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफॉल NCERT में पूरा पेज खराब किया है, फिनॉल वाले चैप्टर में जा करके देखना तो वहाँ पे, ठीक है। तो पैरानाइट्रोफिनॉल ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल से ज़्यादा होता है, ये एक्सेप्शन है। तो फिर आ जाएगा थर्ड के बाद में, थर्ड वाला सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, फिर आ जाएगा ऑर्थो और पैरा में से पैरा वाला आना चाहिए था। बट यहाँ देखो, ये इसको खुद को ही नहीं पता है क्या कर रहा है ये, मतलब सारे ऑप्शन ही गलत हैं। अगर मैं इसका सही ऑर्डर निकालूँ ना, ये सारे ऑप्शन गलत हैं। सबसे ज़्यादा थर्ड वाला होगा, उसके बाद में पैरानाइट्रोफिनॉल ज़्यादा होगा, फिर फर्स्ट वाला और फिर फोर्थ वाला, ये ऑर्डर होगा। ऐसा कहीं हो आपको दिख रहा हो तो लगा लो, मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा है। नहीं नहीं, मुझे भी दिखने लग गया, आपको दिखा, मुझे भी दिख गया, ये वाला ऑप्शन। अगला बोला मोस्ट एसिडिक कौन सा होगा, ये क्वेश्चन 3 स्टार का क्वेश्चन है। यहाँ पे कौन सा है मोस्ट एसिडिक। अब अपने को यहाँ नहीं बता सकते सारे कंपाउंड, तो यहाँ से H+ हटाएंगे और सबका नेगेटिव बना करके देखना पड़ेगा। क्यों देखेंगे नेगेटिव बना करके, आप बोलोगे क्यों भैया ऐसा ही क्यों कर रहे हैं, तो पहले अपन वो कर ही नहीं सकते ना, कुछ कर ही नहीं सकता इनका कि वो +I -I लगा करके, ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा इनका, ठीक है। यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, ये हटेगा और यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। अब नेगेटिव सबसे ज़्यादा स्टेबल कहाँ हुआ, अगर आप देखोगे ना तो ये एरोमेटिक बन गया है, ये एंटी एरोमेटिक बन गया है। अब आप देखोगे सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, तो फोर्थ वाला एरोमेटिक सबसे ज़्यादा स्टेबल है, वही सबसे अच्छा एसिड हुआ। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आएंगे ना, तो कोई तर्क नहीं होगा, आपको H+ हटाने हैं, हटा करके नेगेटिव बनाना है और उसकी स्टेबिलिटी देखनी ही पड़ेगी। फिर से यहाँ आ गया, ये ऐसा ही क्वेश्चन है कि मोस्ट एसिडिक कौन सा है, तो यहाँ हाइड्रोजन हटाओगे आप और देखोगे नेगेटिव कहाँ स्टेबल है। तो मान लीजिए 1 नंबर पे नेगेटिव लगाया, मैं 4 स्ट्रक्चर बना दूँ, ऐसी 4 ही बना लेता हूँ, चलो मुझे क्या जा रहा है, अरे यार 1 2 3 ओके, ये हो गए 4 स्ट्रक्चर, ठीक है। 1 नंबर मतलब नेगेटिव यहाँ लगाना है, 2 नंबर मतलब नेगेटिव यहाँ लगाना है, 3 नंबर मतलब नेगेटिव यहाँ लगाना है, 4 नंबर मतलब नेगेटिव यहाँ लगाना है,
अब नेगेटिव कहाँ स्टेबल है? अब ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे ना, कोई इलाज नहीं, आपको हाइड्रोजन हटाना है, नेगेटिव लगाना है, नेगेटिव की स्टेबिलिटी देखनी ही पड़ेगी। पहले वाले में देखो पाई और सीधा इसके ऊपर नेगेटिव, तो इस पर क्या लग रहा होगा? सिर्फ और सिर्फ डबल बॉन्ड का माइनस आई लग रहा होगा। यहाँ देखोगे पाई सिग्मा और नेगेटिव, रेजोनेंस बन रहा है, बन रहा है, यहाँ रेजोनेंस बन रहा है, यहाँ माइनस आई लग रहा है, यहाँ माइनस आई लग रहा है, इतना दूर है, कोई रेजोनेंस है नहीं, माइनस आई लग रहा है, लेकिन वो कम लग रहा है, क्यों? क्योंकि दूर है, दूर होता है, डिस्टेंस बढ़ती है तो माइनस आई कम होता है। यहाँ और ज़्यादा दूर है तो माइनस आई और ज़्यादा कम हो जाएगा। तो अगर ऑर्डर पूछता तो क्या होता? 2 नंबर वाला सबसे ज़्यादा, फिर आता आपका 1 नंबर वाला, फिर 3 वाला, फिर 4 वाला, ये इसका होता ऑर्डर। समझ में आई बात आपको? जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे आप हाइड्रोजन हटा करके उसी नेगेटिव बनाएंगे और नेगेटिव की स्टेबिलिटी देखेंगे। ओके, तो 2 नंबर कार्बन वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है क्योंकि रेजोनेंस। तो आप हमेशा ऐसे क्वेश्चन जब भी आए H+ हटाओ और एरोमेटिसिटी या रेजोनेंस ढूंढने की कोशिश करो, जिसमें होगी वही स्ट्रांग होगा। अभी आप देखो ना, इस वाले में भी मैंने यही किया, इस वाले में भी मैंने ऊपर जो क्वेश्चन आया था एक, उसमें भी यही किया था। बोलता है pKa इज़ मिनिमम। आपको पता है एसिडिक स्ट्रेंथ का उल्टा होता है pKa। pKa मिनिमम बोल रहा है, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होनी चाहिए। ज़्यादा किसकी होगी? ये तो अल्कोहल है, ये फिनॉल है, ये अल्काइन है और ये एसिड है, फॉर्मिक एसिड। आपको मैंने एक फिक्स बड़ा सा लंबा सा ऑर्डर लिखाया था, तो उसमें फॉर्मिक एसिड सबसे आगे 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 आता था। तो फॉर्मिक एसिड सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो उसका pKa मिनिमम होगा। भाई साहब ये क्वेश्चन है, ये आपको दिख रहा है क्या है? अल्कोहल है। क्या है? अल्कोहल है। ये क्या है? फिनॉल है। ये है आपकी अल्काइन। INE लिखो या YNE लिखो, एक ही बात है, ठीक है? अब ऐसा मत बोलना स्पेलिंग गलत है, आजकल मैं भी स्पेलिंग सीख गया हूँ। और ये है एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, C एसिड। यहाँ NaNH2 लिया है। NaNH2 होता है बेस। क्या होता है? बेस होता है। और उसका 1 मोल लिया है। 1 मोल लिया मतलब, और आपको दिख भी रहा है कि इसमें ये वाला एसिड हटा और यहाँ रिएक्शन हुई, इसमें ये वाला एसिड हटा और यहाँ रिएक्शन हुई, इसमें यहाँ रिएक्शन हुई और इसमें यहाँ रिएक्शन हुई। तो बोल रहा कौन सी रिएक्शन सही होगी? सीधी सी बात कराऊँ, एसिड और बेस, 4 लोग बैठे, 4 एसिड बैठे इधर इस क्वेश्चन में, और बेस का 1 मोल दिया है। तो एक बेस का मॉलिक्यूल आया लड़ने, तो 4 एसिड बैठे हैं, फिनॉल भाई साहब बैठे हैं, अल्कोहल भाई साहब बैठे हैं, एल्काइन भाई साहब बैठे हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड भाई साहब बैठे हैं। एक बंदा आएगा ना, तो लड़ने वो जाएगा जो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होगा। भाई एसिड का मतलब क्या होता है? जो आसानी से H+ दे दे। तो यहाँ रिएक्शन करनी है एसिड और बेस की। ये पूरा कंपाउंड जो गिवन है वो एसिड है, एसिड दिया हुआ है, ठीक है? और इसमें 4 ब्रांचें लगी हुई है, इसमें एसिड A1 A2 A3 ऐसे 4 एसिड लगे हुए हैं। कौन सा एसिड ज़्यादा काम करेगा? और बेस का 1 मॉलिक्यूल दिया है, 1 मोल दिया, मतलब एक ही रिएक्शन करेगा। तो इन चारों में से स्ट्रॉन्ग कौन सा है? इन चारों में से स्ट्रॉन्ग है ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड। जब कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रॉन्ग है तो इसमें रिएक्शन भी कार्बोक्सिलिक एसिड ही करेगा। तो ये रिएक्शन करेगा और ये प्रोडक्ट बनेगा। ये रिएक्शन नहीं कर रहा है, हद है यार। समझ में आ गई बात? ये अच्छा क्वेश्चन था। ये अगर आप एलन के मॉड्यूल में देखोगे तो वहाँ पे भी आपको मिलेगा, 3rd एक्सरसाइज में ऐसा इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं। जेई में आया हुआ क्वेश्चन है ये। आप बोलोगे भैया आपने जेई के सारे क्वेश्चन करवा दी, कहाँ आया था? तो मैंने जेई के पूरे कोई ऐसा नहीं करवाया 1991 से लेकर के वो, तो पहले वो क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसमें से वही बेस के साथ रिएक्शन करेगा जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ये कंसेप्ट था, इससे क्वेश्चन बना था। अब यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ पूछ रहा है, इनकी स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी। C6H5 मतलब होता है कि आपके पास में बेंजीन रिंग है, तो पहला वाला ये है एनिलीन, दूसरा वाला क्या है? पैरा पे नाइट्रो लगाना है। स्ट्रक्चर बनाने सीख जाओ आप, आपका काम पूरा आसान हो जाएगा। इसमें मेटा पे लगाना है। C6H5 या C6H4 जब भी बोले आपको हमेशा बेंजीन के बारे में सोचना है। CH2NH2। यहाँ बोला स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, बेस में अपन ने बोला था एलिफेटिक एमीन ज़्यादा होती है एरोमेटिक एमीन से। ये तीनों के तीनों एरोमेटिक है,
लेकिन इसमें NH2 ग्रुप बेंजीन रिंग से नहीं जुड़ा है, कार्बन से जुड़ा है, दूसरे कार्बन से जो बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया एलिफेटिक। तो एलिफेटिक वाला ज़्यादा बेसिक होता है। कितना आसान क्वेश्चन था, कंसेप्ट सीखे हुए अपन ने सारे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन पहले अपन कर चुके हैं। ये एरोमेटिक हैं, ये एरोमेटिक हैं, ये एलिफेटिक हैं, ये एरोमेटिक हैं, ठीक है। तो एलिफेटिक वाला सेकंड वाला सबसे ज़्यादा बेसिक होगा, ठीक है। उसके बाद अपन ने बोला था कि लोकलाइज डी लोकलाइज लॉन पेयर में से, तो ये वाला लॉन फर्स्ट वाला जो था ना, उसके लॉन पेयर कैसे थे, डी लोकलाइज थे, वो रेजोनेंस में थे, रेजोनेंस में थे ना, वो कभी नहीं देगा फर्स्ट वाला, कभी गलती से भी नहीं देगा, ठीक है। ये अपन ने कर भी चुके थे, तो वो फर्स्ट वाला सबसे पीछे चला जाएगा। यहाँ बेसिक स्ट्रेंथ पूछ रहा अपने से, कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक स्ट्रेंथ +m वाले आगे होते हैं और -m वाला सबसे पीछे रहता है बेसिक स्ट्रेंथ में। बता चुका मैं आपको कंसेप्ट। तो इसमें +m +h लग रहा है, इसका हाइड्रोकार्बन का +h लगता है, फोर्थ वाला सबसे आगे रहेगा। और NO2 का -m लगता है और बहुत ज़्यादा लगता है, तो सबसे पीछे रहेगा। बेसिक स्ट्रेंथ पूछ रहा है यहाँ पे। ये देखिए, ये एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, ये इधर से एलिफेटिक है, इधर से एरोमेटिक है, इधर से एलिफेटिक है, बट ये क्या है, एलिफेटिक है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस तो एलिफेटिक वाला ही होगा। बहुत आसान हो जाता है क्वेश्चन आपके यहाँ पे। यहाँ पूछा लीस्ट बेसिक, तो सब स्ट्रक्चर कॉमन है, इसमें NO2 का -m लग रहा है और बेसिक स्ट्रेंथ में +m वाले को आगे और -m वाले को सबसे पीछे रखते हैं। जिसका -m लगेगा वो सबसे बुरा बेस होगा, और अपने को यही पूछा है कि लीस्ट बेस मतलब सबसे बुरा बेस कौन सा है। फिर से ये रिएक्शन आ गई है, देखो ये NH2 वाला है, मतलब ये बेस दिया हुआ, क्या दिया हुआ अपने को, बेस दिया हुआ है क्वेश्चन में, और H+ मतलब एसिड के साथ में रिएक्शन करवा रहा है। तो यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, एक ये वाला है, एक ये वाला है। इसने बोला नॉट सूटेबल, कौन सी रिएक्शन नहीं होगी, क्वेश्चन को पहले ढंग से पढ़ लो, तो आधा काम वही हो जाता है, ठीक है। बट इसमें कंसेप्ट होगा और ज़्यादा GOC2 के कंसेप्ट लगेंगे, इसलिए अपन इसको अभी नहीं कर रहे हैं। GOC2 में करवाऊंगा मैं आपको, इसमें GOC1 और GOC2 के दोनों के कंसेप्ट लगेंगे। अरे बाप रे, चैप्टर फिनिश हो गया, और लास्ट में इतना घटिया सा क्वेश्चन ले लिया जो हो ही नहीं रहा था, ठीक है। नहीं 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 नहीं, अपन इसको करके ही मानेंगे, क्योंकि ये अपना लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नहीं दिया है, पहली बात तो, ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है। अब देखो, इसमें 2 नाइट्रोजन अवेलेबल है, जब 2 नाइट्रोजन अवेलेबल होंगे ना, तो वो नाइट्रोजन ज़्यादा रिएक्शन करेगा जो ज़्यादा बेसिक होगा। पहले अपन ऊपर क्वेश्चन करके आया था ना, कौन सा वहाँ कौन सा एसिड हट रहा था जो ज़्यादा एसिडिक था, तो यहाँ कौन सा नाइट्रोजन हटेगा, नाइट्रोजन मतलब लॉन पेयर कौन सा हटेगा, वहाँ H+ देता था, यहाँ लॉन पेयर देगा, कौन सा लॉन पेयर हटेगा, जो सबसे ज़्यादा बेसिक होगा। अब ये पाई, सिग्मा और लॉन पेयर, तो ये लॉन पेयर आपका डीलोकलाइज्ड है, कैसा है, डीलोकलाइज्ड है, मतलब कि ये रेजोनेंस में जा रहा है, डीलोकलाइज्ड के बीच में मैं लिख रहा हूँ, रेजोनेंस में जा रहा है। और ये वाला लॉन पेयर देखोगे ना अगर इसका, ये वाला, तो ये है लोकलाइज्ड। तो आपको पता है बेसिक कौन सा ज़्यादा होता है, बेसिक वो होता है जो लोकलाइज्ड होता है। बेसिक स्ट्रेंथ का अगर आप ऑर्डर देखोगे ना, तो लोकलाइज्ड वाला डीलोकलाइज्ड से ज़्यादा बेसिक होता है। तो अब यहाँ अगर रिएक्शन करते हैं ना, तो लोकलाइज्ड वाला बेसिक ज़्यादा होता है, तो रिएक्शन तो ये वाला नाइट्रोजन करना चाहिए था, बट इसने तो इसको करा दिया, ये तो नहीं करना चाहिए था ना। समझ में आई बात आपको। पहले आपने देखा कि इन दोनों नाइट्रोजन में से कौन सा ज़्यादा बेसिक है, तो आपने बता दिया कि लॉन पेयर जब भी अपने पास बेसिक स्ट्रेंथ आती है, पहले अपन एलिफेटिक एरोमेटिक करते हैं, +i -i करते हैं, बट वो सब कुछ भी नहीं चल रहा है यहाँ पे। अब लॉन पेयर है, अब देखोगे कौन सा लॉन पेयर इजीली अवेलेबल है, तो आपने देखा कि एक लॉन पेयर है जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, वो डीलोकलाइज्ड है, और दूसरा जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है वो लोकलाइज्ड है। तो जो लोकलाइज्ड लॉन पेयर होता है वही वाला नाइट्रोजन ज़्यादा बेसिक होता है। तो इसमें ये लेफ्ट साइड वाला, ये वाला नाइट्रोजन ज़्यादा बेसिक था, तो रिएक्शन यही करना चाहिए था, बट इसने इसको कराई है, तो यही आपका इनकरेक्ट है, ठीक है। यही अपना आंसर है, बट अब इनको और इन बाकी सबको भी सीखते हैं। ये आपका लॉन पेयर फिर से पाई, ये फिर से आपका लॉन पेयर जो है ना, ये लॉन पेयर डीलोकलाइज्ड है, सॉरी लोकलाइज्ड है, और ये है डीलोकलाइज्ड। तो लोकलाइज्ड वाला रिएक्शन करना चाहिए था, तो इसमें लोकलाइज्ड वाले को करवा के दिखाइए, सही बात है। इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें तो क्या है, यहाँ पाई बॉन्ड है, तो ये वाला आपका लोकलाइज्ड है और ये वाला डीलोकलाइज्ड है। डीलोकलाइज्ड मतलब जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो लोकलाइज्ड वाला रिएक्शन करना चाहिए था, इसने करवा रखी है, सही बात है।
और यहाँ पे भी यही है, ये दो लोन इन पे और इन पे, ये सारे लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है, ये और ये डीलोकलाइज्ड लोकलाइज्ड मैंने आपको सिखा चुका। और यहाँ पे जो लोन पेयर होंगे वो होंगे लोकलाइज्ड। तो लोकलाइज्ड लोन पेयर रिएक्शन करेगा, क्योंकि लोकलाइज्ड वाला ज़्यादा बेसिक होता है, तो ज़्यादा बेसिक होगा वही रिएक्शन करेगा। इसमें कम बेसिक वाले को रिएक्शन करके दिखा दिया, इसीलिए ये गलत है। ये बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन थे, ये वाला 53 बहुत ज़्यादा हाई लेवल का, फिर भी मैंने आपको करवा दिया है। ओके, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ GOC2 में आपको, GOC1 में आपको कहाँ से क्वेश्चन करने हैं। मैंने जितने करवाए वो तो आपने किए ही होंगे, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आज इसका PDF आज इस हाँ कोशिश क्या कर रहा हूँ मैं पहला काम अब यही करूँगा, वीडियो पॉज करते ही इसका ये जो PDF है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो एक बार आप सारा PDF ही पूरा पढ़ लेना, उसके बाद में कोई सा भी मॉड्यूल, मैं नाम लिख रहा हूँ ठीक है, इस कोचिंग का मॉड्यूल आप कर लेना पूरा, ठीक है, समझ गए आप। और इसकी एक और बुक आती है, केमिस्ट्री एट ग्लांस, केमिस्ट्री एट ग्लांस, ठीक है, वो बुक भी आपको कर लेनी है। सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। अगर क्वेश्चन नहीं बने, कोई सा भी अगर नहीं बने, पहले आप क्या करोगे, सब इसको पूरा एकदम अच्छे से पूरे PDF को पढ़ लोगे अच्छे से। मेरा सारे लेक्चर्स आपने कंटिन्यू देखे हैं तो आपको समझ में आ गया होगा। तो देखने के बाद में आप क्या करोगे, ये करोगे। अगर आपको समझ में कोई भी क्वेश्चन नहीं आता तो 9680393090 पे सेंड कर देना, व्हाट्सएप कर देना। या अगर आप व्हाट्सएप से आपको प्राइवेसी की दिक्कत है या व्हाट्सएप यूज़ नहीं करते हो तो टेलीग्राम पे कर देना @ ओके। थैंक यू सो मच। GOC यहाँ पे होती है डन। और अब आप GOC1 के GOC2 के लेक्चर्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, जाके देखिए प्लेलिस्ट से और मेरे चैनल पे ही। और बाकी अपन आइसोमेरिज्म यहीं से शुरू कर दे रहे हैं, आइसोमेरिज्म। ओके, थैंक यू।